पिछली प्रश्न आपसे बात हो रही थी हैदराबाद के अंदर आपने कैसे? जी, मैं हैदराबाद से पहले तो ये जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक बड़ा इनिशिएटिव ये था कि हमने एक वेबसाइट बनाई www.karachieast.org। उस वेबसाइट जो थी वो पब्लिक को रिलीफ देने के लिए थी और उसमें सबसे बड़ा रिलीफ जो था वो था एक तो पब्लिक कंप्लेंट। अच्छा, पब्लिक कंप्लेंट दो तरह की थी। एक तो हमारे कोर्ट से रिलेटेड लिटिगेंट अगर कंप्लेंट करना चाहे, उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई स्टाफ की प्रॉब्लम है, कोई केस का डिले है, कोई रिलीफ मिलने में डिले हो रहा है, तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं। वो कंप्लेंट मुझ तक आ जाती थी और मैं इमीडिएटली उसको देख लेता था। दूसरा जो पब्लिक को फायदा था, वो अगर एफआईआर किसी की लॉन्च नहीं हो रही जी, तो वो हमें कंप्लेंट कर दे कि मैंने एफआईआर दाखिल करने की कोशिश की और पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, तो हम इमीडिएटली कंसर्न एसएचओ को बुला के और उसको डायरेक्शन इशू करते थे कि आप एफआईआर लॉन्च करें। तीसरी चीज जो सबसे अहम थी वो ये थी इलीगल डिटेंशन। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में मेरे हब से भेजा अगर पुलिस या कोई भी एजेंसी के लोग किसी को उठा के ले गए हैं और उसके वेयर अबाउट्स पता नहीं चल रहे, तो वो हमें ऑनलाइन एक फॉर्म होता था, वो ऑनलाइन फॉर्म भर के भेज दे और हम इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को उस जगह जहाँ पे ख्याल होता था कि यहाँ कन्फाइन होगा, तो हम मजिस्ट्रेट को भेज देते थे और वो मजिस्ट्रेट उसको रिलीज करके और वो इत्तला हम दे देते थे, कंप्लाइंस सपोर्ट हो जाती थी। तो ये तीनों चीज, प्लस ये एजुकेशन के पर्पजेस के लिए कि भाई कोर्ट की वर्किंग किस तरह से है, कोर्ट का काम किस तरह हो रहा है, कोर्ट का डिस्पोजल कैसा हो रहा है, कौन कौन जजेस हैं, जजेस को आप किस तरीके से अपनी ग्रीवेंस बता सकते हैं। तो पूरा एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को वो एक वेबसाइट मौजूद थी। फिर मैंने किया कि मैं हैदराबाद ट्रांसफर हुआ, तो हैदराबाद में हमने ये सब चीजें दोबारा हैदराबाद में नाफिज की और हैदराबाद के लोग बहुत ज्यादा खुश हुए कि अब हमें जो पहले कई हफ्ते इस बात में लग जाते थे कि कोई आदमी इलीगली डिटेन है, क्योंकि वहां सिंध में इंटीरियर में ज्यादा ये कंसेप्ट है कि अगर किसी वडेरे को किसी के ऊपर जोर डलवाना है तो पुलिस के जरिए उसको बंद करा देता था। तो वो एक कंसेप्ट जो आ गया है कि अप्रोच जो हो सकती थी कोर्ट के जरिए, तो वो लोगों ने शुरू की और उन्हें इमीडिएटली रिलीफ मिलना शुरू हुआ। तो बड़ी अप्रिसिएशन हुई, बाद में बहुत अप्रिशिएट किया कि साहब ये इतना और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई इसमें खर्चा नहीं हो रहा। रात को 12 बजे हमारे पास कंप्लेंट आई और हमने मजिस्ट्रेट को रात को 12 बजे दूर दराज इलाकों में थानों में भेज के हमने इलीगली कन्फाइंड लोगों को रहा कराया। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये काम जो थे हमारे, इसमें बड़ा एप्रिसिएशन था, लोगों को बड़ा रिलीफ था और मतलब कॉस्ट इफेक्टिव था, लोगों को कोई खर्चा नहीं करना पड़ा था। और जो एक कंसेप्ट है कि इंसाफ आपकी दहलीज पे पहुंचता था, तो ये कंसेप्ट का सही मायनों में हमें अंदाजा हुआ कि हम उस कंसेप्ट के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा, वो अक्सर वो है ना एक फिल्मी डायलॉग आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आम लिटिगेंट का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये था कि तारीख फिक्स हुई है, अगर दो एक दफा वो मिस कर गया तो उसका तो हो गया बेड़ा पार, ठीक है। अच्छा, वो सुबह से शाम तक बैठा है, वो किसी खाते में नहीं होता जो है। और जाहिर है कि आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि जजेस से रात करना कसूर नहीं, जितना कि प्रेशर वर्क है। आपने बताया था कि वो 1 मिनट फिक केस लगता है। Having said all these things, जैसे मुझे हाई कोर्ट का अंदाजा है कि वहाँ पे कम से कम ये तो चीजें काफी ऑटोमेटेड कर दी गई थी कि ये मर्जी के लिए मुमकिन नहीं था कि चीजों की अपनी मर्जी से डेटे आगे पीछे करवा ले, वो क्यों में लगती थी। ये अलग बात है कि रीडर साहब वहाँ भी खेल जाते थे कि किसको शुगर नंबर देना है और किसको 65 नंबर देना ही है। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में ये कॉज लिस्ट के अंदर जो ऑटोमेशन किस हद तक हुई कि अगर मेरी आज की तारीख में मुझे मिली 11 तारीख, तो फिर कल किसी को 10 तारीख में मिलेगी। ये देखे, मैंने सर्च किया ना कि हमने काम सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही शुरू किया और आपको इत्तेफाक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ होगा और हाई कोर्ट में आके इत्तेफाक हुआ, तो आपका ख्याल है कि हाई कोर्ट से शुरू हुआ, ये काम हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू। और एक मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने के लिए मैंने एक मेरी क्लास थी जुडिशियल एकेडमी में जी, और मैंने लोगों को सेंसिटाइज किया कि जजेस और स्टाफ कितने मतलब केसेस के फिक्सेशन के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं होते, नॉन सीरियस होते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि जो तारीख हम दे रहे हैं उस दिन जज साहब होंगे नहीं होंगे जी, उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है,
उस दिन मेरे पास कितना केस लोड ऑलरेडी फिक्स है, और आया मैं इस काबिल होऊंगा कि मैं केस चला सकूं ना चला सकूं। लेकिन वो तो आप फरमाते हैं कि जिस दवा से यूं ही काफी लोड है, और कुछ दवाइयां चेक करने से पहुंच जाते हैं बेचारे। वो तो आपकी बात हुई, मैं शुरू से ये बात शुरू से है कि जज को ये कंसेप्ट नहीं था कि मैं जो केस रखूं वो इस वजह से रखूं कि मैंने केस प्रोसीड करना है। जी बिल्कुल। बस तारीख पर है, तारीख होती थी। जी। तो एक दफा मैंने एक जुडिशियल एकेडमी में क्लास की और मैंने कराची का डेटा लिया, और कराची में डेटा मैंने 3-4 तारीखें मैंने उनको दी कि एक 14 अगस्त, एक 23 मार्च, एक 25 दिसंबर, और कोई इसी तरह की एक तारीख और, कि इन तारीखों जो पब्लिक हॉलीडे है, जब से पाकिस्तान बना, जब से और जब तक रहेगा इंशाल्लाह, जब तक ये छुट्टियां होंगी, तो उन तारीखों पे कितने केस लगे क्या? आपको भी ताज्जुब होगा। पर ये एक सवाल जवाब में आया कैसे कि पब्लिक हॉलिडे को केस भी लगा होगा? तो उन तारीखों पे सैकड़ों केस लगे हुए। अच्छा, हम तो सिर्फ वो सियासी केस जो साथ साथ चलाते थे वो इतवार भी लगाया था। मतलब ये कि ये केसेस की तारीख होती थी कि किसी ने कह दिया कि भाई 23 मार्च, अब वो जज साहब ने 23 मार्च तारीख रख दी, और ये ख्याल नहीं किया भाई 23 मार्च को तो हॉलीडे होगा, या 25 दिसंबर, बस 25 दिसंबर तारीख लिख दी और 25 दिसंबर उसमें तारीख हो गई। जस्ट तो अंडर वर्क होते हैं, अंडर वर्क मतलब काफी ओवर वर्क होते हैं मैं समझ सकता हूँ, और चीजें ओवरलुक हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये कि वहां पे वकील साहब भी हैं, वहां पे पेशकार भी है, किसी को याद नहीं था। देखें, ये इत्तेफाक ऐसा हो सकता है कि किसी को, लेकिन मैं कहने जो चाह रहा हूँ ये है कि लोगों को सिस्टम नहीं है। अगर आप सिस्टम इंप्रूव करें जी, और लोगों को सेंसिटाइज करें जी, और टेक्नोलॉजी का यही फायदा है कि अब आप कंप्यूटर के जरिए डेट देंगे तो 25 दिसंबर कभी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली 23 मार्च एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जी। और वो ऑटोमेटिक डेट सजेस्ट करेगा कि आपके पास किस दिन काम कम है। अच्छा, मजे की बात है कि आप जो बात कर रहे हैं वो बाकायदा अंग्रेजी महीनों की फिक्स तारीख में बात कर रहे हैं, हम ईद बकरीद की बात नहीं कर रहे। अंग्रेजी तारीखों की, और मतलब पब्लिक हॉलीडेज जो एक साल पहले बता दिया जाता है कि ये पब्लिक हॉलीडेज होंगी, इन तारीखों पे छुट्टियां होंगी, न सिर्फ कोर्ट की बल्कि स्कूलों की, और हर चीज बंद होगा। अब वो जिन बेचारे साइलिन के वो केसेस होते होंगे, मतलब वो के बारे में क्या कंसेप्ट करते हैं? मैं समझता हूँ कि अदर साइड का वकील खेल जाता होगा, उसको मालूम है 23 मार्च में रात लगनी नहीं है, 1-1.5 में अभी फिर मिल जाएगा आगे। कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये कि हमारी नाअहली है ना। लेकिन आपकी गुफ्तगू से मुझे कुछ ये भी अच्छा लगा कि एक तो वो है ना कि हमें वही कि जरा भी खराबी हो, जरा भी कशा हो, फौरन नजर आता है। तो हुकूमत के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, सिंध हुकूमत के बारे में, सिंध हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के बारे में लोगों के जहनों में आमतौर पर बड़ा नेगेटिव तासुर है। लेकिन आपकी बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जब कुछ काम किया तो आपको अप्रिशिएशन सिंध गवर्नमेंट से भी मिली और आपको अप्रिशिएशन फेडरल गवर्नमेंट से भी मिली, और आपने बाकायदा आके देखा। देखिए, मैंने आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप ऑनेस्टी से कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो वक्ती मुखालफत अपनी जगह होती है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को साथ चलना पड़ता है। मैंने बताया ना कि आईटी डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का आईटी मिनिस्ट्री, इसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट था, फाइनेंस सेक्रेटरी थे जावेद हनीफ साहब। जावेद हनीफ साहब वो मेरे पास है, और उन्होंने कहा कि शेरवानी साहब, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं आपको तो फंड की जरूरत पड़ेगी, और आप कोई भी पैसा किसी से इमदाद के तौर से या ग्रांट के तौर से नहीं ले रहे, आप सब पैसा गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बताएं कितनी आपको ग्रांट की जरूरत है। तो मैंने 10 लाख रुपए की ग्रांट का उनको लिखा, और वो 10 लाख रुपए ग्रांट होके आ गए। तो मतलब हर आदमी जिसको पता चले, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो, चाहे वकील हो, चाहे प्राइवेट लिटिगेंट हो, जब उसको इस बात का यकीन हो कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं गुड फेथ में कर रहे हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, इसमें आपकी कोई अपनी मशहूरी या आपका अपना कोई माली फायदा नहीं है, या तो भतीजे की फर्म को ठेका नहीं दे रहे, तो सब आपके साथ लग जाते हैं। ये अच्छी चीज है, ये अल्लाह ताला का उसूल है। अल्लाह ताला अपने काम इस तरीके से कराता है कि आप अच्छे काम के लिए उठें और लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये बड़े सुन के बड़े इत्मीनान हुआ मुझे, क्योंकि नॉर्मल मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आप कुछ करेंगे और जिस आप सिंध गवर्नमेंट जाएंगे तो वो झाड़ पिला देंगे आपने किया कैसे। अच्छा, और लोगों को ताज्जुब होता था कि भाई गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हाई कोर्ट तो दूसरे जिलों में इतने पैसे नहीं दे पा रहा कि वहां के मसाइल हल हो,
लेकिन आपको ये सारे पैसे मिल जाते हैं और आप सारा काम कर, लोगों में इंटरनल जेलिसीज भी हो गए जो और डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं उनको कहता था कि भाई आप कोई प्रोजेक्ट बना के भेजें हाई कोर्ट को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, और रिजेक्ट हुआ हो तो फिर आप कहें कि जी आपने ये प्रोजेक्ट बना के भेजा था और वो रिजेक्ट हो गया। तो आप जब तक कोई चीजें इनिशिएट नहीं करेंगे तो लोग तो फिर वो स्टेटस को ऊपर बिलीव करते हैं, स्टेटस को चलता रहता है, मेहनत करनी पड़ती है। जी जी। तो ये हुआ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और फिर हैदराबाद और फिर एक दो डिस्ट्रिक्ट और वो सारे कंप्यूटराइज हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि बस तारीखें फिर कंप्यूटर सिस्टम सब पूरा केस फ्लो मैनेजमेंट और डिस्पोजल होने लगा और केस का बैकलॉग कम होने लगा, हर तरफ एप्रिसिएशन होने लगी। मैं ये कह रहा था कि जब उवैस लगारी साहब आए और उवैस लगारी साहब ने वो प्रोग्राम देखा तो अपने आईटी मिनिस्ट्री को कहा कि हम इसको पूरे पाकिस्तान पे क्यों नाफिज नहीं कर सकते। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में नाफिज होने के लिए उन्होंने पूरा PC1 बनाया। अब वो जाके रकम मेरा ख्याल है करोड़ों क्या अरबों रुपए में बन गई। अब जनरल मुशर्रफ साहब उस जमाने में प्रेसिडेंट थे, सदर पाकिस्तान, तो उनके सामने वो पूरा एक प्रोग्राम गया असम्बली के अप्रूवल के लिए। तो उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी रकम इस प्रोग्राम के लिए मैं जब तक खुद ना देख लूं कि वाकई ये चीजें इंप्लीमेंट, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि चीजें इंप्लीमेंटेबल पाकिस्तान में होंगी और इस तरीके से हम इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इतने मॉडर्नाइज हो जाएंगे। हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोर्टों में इंटरनेट चल रहा है, कोर्टों में कंप्यूटर चल रहे हैं, कंप्यूटर के जरिए तारीखें हो रही है और तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो मैं खुद जाके देखूंगा। तो फिर एक हम तक इत्तला पहुंची कि भाई जनरल मुशर्रफ साहब का विजिट होने वाला है। अच्छा, अब ये जमाना था कि शुरू था मतलब क्राइसिस का, जुडिशरी और जनरल मुशर्रफ साहब। जी। अच्छा, मैं तो हैदराबाद चला गया और फिर वो क्राइसिस यहां तक शुरू हुए कि जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब को जनरल मुशर्रफ साहब ने सस्पेंड कर दिया। तो फिर तो रुख ही बदल गया तारीख का और सारा निजाम नरम बरम हो गया, वरना ये पूरा सिस्टम पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से नाफिज हो चुका होता। अच्छा, बहरहाल तो मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बात ये कहूंगा कि मैं हैदराबाद और फिर हैदराबाद के बाद इफ्तिखार चौधरी साहब जब रीइंस्टेट हुए तो उन्हें पता चला, देखा उन्होंने कि शेरवानी साहब की इतनी सर्विसेज है इस मामले में, तो उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कहा कि सबिउद्दीन साहब थे एक फुल कोर्ट मीटिंग में कि आप शेरवानी साहब का काम देखें जो उन्होंने दूसरे जिलों में और हैदराबाद में किया है, और मैं चाहता हूं कि ये हम पाकिस्तान के सारे कोर्ट्स में इंप्लीमेंट करें। जी। अच्छा, अब एक प्रेजेंटेशन थी कोयटा में इसी सिलसिले में मेरी इफ्तिखार चौधरी साहब को, जो सभी साहब ने देनी थी और मैंने सभी साहब को एक प्रेजेंटेशन रखी। लेकिन उससे पहले वो प्रेजेंटेशन होती इफ्तिखार चौधरी साहब दोबारा सस्पेंड हो गए और 3 नवंबर आ गया और मामला बिल्कुल खटाई में पड़ा। यानी ये सारे जो वाकयात हो रहे थे परवेज मुशर्रफ साहब के, इफ्तिखार चौधरी साहब के, वो सारा चादर चोरी करने का बहाना था। कहते वो मामले स्मूथ हो गए, शायद चीजें बढ़ चुकी थी। फिर ये हुआ, वो एक उस कहानी को हम छोड़ देते हैं, PCO और हाई कोर्ट से फरार, वो तो कहानी आएगी और बड़ी वो तो लंबी अलग कहानी, उस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं दोबारा हाई कोर्ट में एज ए चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम हुआ, और उसकी कहानी भी ऐसी है कि जस्टिस फैसल अरब चीफ जस्टिस साहब होते थे सिंध हाई कोर्ट के, और जस्टिस सजाद अली शाह सीनियर जज होते थे सिंध हाई कोर्ट के। तो सजाद अली शाह साहब ने मुझको बुलाया और कहा कि शेरवानी साहब, आपने इतना सारा काम किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब आपकी सर्विसेज हमें चाहिए। अच्छा। और आप अब सारा प्रोग्राम हमारी मौजूदगी में, जब तक हम यहाँ हमारा टेन्योर है, सारे सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स को आप ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना दे जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हो। तो पहले आप जिक्र कर रहे थे कि जो आप इंस्पेक्शन टीम के अंदर गए, जी वो क्या था? अच्छा, वो कैसे ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप सारे हमारे जिलों में मुतारिफ करा दें कंप्यूटराइजेशन, और जिलों को आप इस तरह बताएं हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस को, जिस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट जज होते थे और आप जिस तरीके से चलाते थे, इम्प्रूव बड़ी उसकी क्वालिटी होती थी।
तो मैंने कहा सर मैं तो हाजिर हूं अगर आप चाहें, और लेकिन ये है कि मैं वॉलंटरीली करूंगा, मैं कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं लूंगा। लेकिन सजाद अली शाह साहब और फैसल अहमद साहब ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता कि कोई काम वॉलंटरीली करे, आपको एम्प्लॉयमेंट तो लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। अब आप बताएं कि आप किस पोस्ट के अगेंस्ट काम करेंगे। खैर बाहर मैंने बहुत उनसे अपनी कोशिश की बात मनवाने की, लेकिन वो बाहर चीफ जस्टिस थे और सीनियर जज थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अगर ये चाहते हैं कि मैं एम्प्लॉयमेंट में आ जाऊं तो आप मुझे इंस्पेक्शन टीम जो यहाँ पे है उसका एक ऑफिस है, उसमें मैं काम करूंगा ताकि मैं सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे जजेस तक आसानी हो अपने कम्युनिकेशन में, और एक पीछे इख्तियार का भी एलिमेंट हो। तो आप मुझे इख्तियारात दे रहे हैं तो मुझे चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम आप वहां पे कर दें अपॉइंट, मैं वहां पे काम शुरू कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे 22 ग्रेड में चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम फॉर 2 years। अब वहां पर जब मैं गया हूं तो मेरा बुनियादी काम मैंने अपने सर जो लिया खुद ही वॉलंटरी, वो कंप्यूटराइजेशन था जी। अब बात ये थी कि इस दौरान जो हमारा सॉफ्टवेयर था कराची ईस्ट का केस ब्यूरो मैनेजमेंट का, वो हमारे हाई कोर्ट के जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, उन्होंने उसको और इम्प्रूव किया और उन्होंने सारे जिलों में वो लॉन्च कर दिया था। अच्छा, वो लॉन्च तो हो गया था लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। हाँ, ये बड़ा मसला है, डेटा नहीं था, वो खाली सारी चीजें खाली थी, मतलब प्रोग्राम अपनी जगह है लेकिन काम वही सारे मैनुअल हो रहे थे। मतलब लॉन्चिंग से पहले आपने वो लेट्स से उसको ट्रांसफर करना वो एक लंबा काम है टीडियस, लेकिन ऐसी कोई नहीं कि डेडलाइन है जो आज के बाद से कोई मैनुअल काम हो गई सब कंप्यूटराइज नहीं, वो डेडलाइन नहीं आ सकती थी क्योंकि काम तो कोर्ट का चल रहा है जी। किसी दिन भी काम कोर्ट का रुकेगा नहीं। अच्छा, प्लस ये हमारे यहाँ ये एक मेरा ख्याल एक जहनी कैफियत है कि जब तक के कोई आदमी किसी काम के ऊपर सवार ना हो, दूसरे लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते, और उनको जब तक ये एहसास ना हो कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी जो है वो मुसीबत आएगी जी। तो बेचारे उससे पहले जो हमारा हाईकोर्ट का कंप्यूटर डिपार्टमेंट था उनको खतूत लिखता था, उनको टेलीफोन करता था, लेकिन कोई भी डेटा डालने पे तैयार ही नहीं था। अच्छा, 2 वजूहत, एक तो डेटा डालने से उनकी कमजोरियां सामने आ रही थी और दूसरा कि वो दर्द-ए-सरी था कि इतना काम करना। लेकिन बाहर मेरे आने से ये हुआ कि मैंने फिर उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू वो चीजें इम्प्लीमेंट कराना शुरू की। मैंने पहले एक यहाँ पे जुडिशल एकेडमी में एक वर्कशॉप रखा, इस पे सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस को बुलाया, 2 दिन का वर्कशॉप रखा, उनको बताया कि केस फ्लो मैनेजमेंट है क्या और किस तरीके से आपने नाफिज करना है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट जज को ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने जिले में अपने जजेस के साथ वर्कशॉप रखें और उसमें वकीलों को भी शामिल करें, क्योंकि जब तक वकीलों की नोट नहीं होगी और वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो उस वक्त तक ये काम नहीं होगा। तो सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस ने यही किया, उन्होंने मीटिंग की और उनको केस फ्लो मैनेजमेंट में ब्रीफिंग दी और स्टाफ को सारी चीजें समझाई, और मैंने यहाँ से मॉनिटरिंग शुरू की रोजाना की बुनियाद पे, और वो बहुत सख्ती से रात को 10-10, 11, 12 बजे तक मेरे मैसेजेस होते थे डिस्ट्रिक्ट जजेस को कि भाई आपका इतना % काम रहता है, आज का इतना % आज का काम होता है। और वो मेरा ख्याल है कोई 4 महीने में हमने पूरा डेटा पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट्स का वो अपने केस फ्लो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे डाल दिया। अच्छा, जब तक डेटा नहीं था तो आपकी ना कॉस्ट लिस्ट जनरेट हो सकती थी, ना आपका केसेस की आगे डेट्स हो सकती थी। तो जब डेटा आ गया तो फिर ऑटोमेटिक जनरेट होने लगी कॉस्ट लिस्ट, केसेस का फिक्सेशन, वरना वो एक एडहॉकिज्म होता है कि ठीक है चल रहा है। और फिर वकीलों का डेटा डाल दिया हमने। अच्छा, वकीलों का डेटा डालने में हमें ये परेशानी होती थी कि वकीलों को बहुत से वकील ऐसे थे कि वो रजिस्टर्ड वकील नहीं थे। जब उनका हमने डेटा पूछा तो वहां से खिसक लिए। फिर रजिस्टर्ड वकीलों का डेटा उनके पास कंप्लीट नहीं था, फिर हमने बार काउंसिल से सारा डेटा लिया और बार काउंसिल से वो सारा डेटा उनके नाम, उनका नंबर, उनका रिहाई, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में ये एक ऑप्शन होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं
कि जैसे आपका केस फिक्स होता है तो वकील को एसएमएस आ जाता है सही कि भाई आपका केस फला तारीख को फिक्स है। अच्छा। और जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं हाँ। वो प्रोसीडिंग्स का शॉर्ट एक डायरी भी आ जाती है। अच्छा। कि आज की ये प्रोसीडिंग्स आपके केस में हुई। ये हो रहा है जी। अच्छा। तो उसमें फिर वकीलों को भी इत्मीनान होना शुरू हुआ कि भैया कुछ काम बेहतर हो रहा है। उसके साथ साथ हमने जो बड़ा अचीवमेंट किया जिसपे बड़ी अप्रिसिएशन थी, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल अप्रिसिएशन थी कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि केस में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं जी और महीनों जजमेंट ही लिखा जाता है। ये बड़ी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग जो है बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। जी। लोग शिकायत भी किससे करें, हम कितनी करें, एक आम कंसेप्ट है। अच्छा, मेरा चूंकि बराह रास्त बिलवास्ता जो वास्ता पढ़ा रहा है वो हमेशा बैंकिंग कोर्स है, तो वहां पे मैंने बहुत चीज देखी है। जी, ये कॉमन चीज है जी, क्या उसमें लटका हुआ है, कस्टमर पे लटका हुआ है, वास्तव कस्टमर। अच्छा, फिर उसकी फिर डायरी भी नहीं मिलती, फिर कई फाइल भी गुम हो जाती है, फिर फाइल महीनों बाद मिलती है। और बाद औकात ये होता है कि आपका केस रिजर्व है और उन्होंने 4 महीने 6 महीने का टाइम लिया, जो जजमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल नई पुरानी डेट से दे रहे हैं। हाँ। मतलब आपका अपील का टाइम भी एक्सपायर हो गया। अच्छा, शायद इसमें गलती ये भी कि अगर एक खासा लंबा अर्सा रह जाए किसी वजह से तो दोबारा फिर रीहियरिंग पे 30 दिन का डायरेक्शन है हाईकोर्ट की कि आप ज्यादा से ज्यादा 30 दिन रखते हैं। तो ये महीनों जो लटकाते हैं इनको क्यों? तो महीनों फिर वो ये करते हैं कि झूठी डायरियां लिख लेते हैं 30 दिन। मैंने आप लोग 30 डेज में ना दें तो पूरा केस दोबारा सुनेंगे आर्गुमेंट लेकिन दोबारा। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि सालों लग जाता है। सालों लग जाता है, मुझे पता है। तो हमने ये किया कि अब चूंकि डेटा हमारे पास आ गया था, हर डेट ऑफ हियरिंग आती थी। अब जैसी केस जजमेंट के लिए फिक्स हुआ, जी जी, तो जैसे आज दिन जजमेंट का है तो सुबह को जज साहब को एसएमएस आ जाएगा कि आज आपका ये केस जजमेंट का फिक्स है, आप जजमेंट देके इसकी कॉपी अपलोड कर दें वेबसाइट है कि मुसीबत आ गई। तो इसकी बड़ी रिजेक्टमेंट हुई, हमारे जजेस हमसे नाराज हुए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे थे। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने अगर ये चीज इंप्लीमेंट कर ली है तो नाराजगी तो वक्ती तौर से होती है, ठीक हो जाएगी क्योंकि तकलीफें हो रही हैं लोगों को जी। तो अब लेकिन लोगों को, पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है, तो ये बहुत ही मतलब चीजें लोगों के लिए फायदेमंद हुई और जजमेंट आने लगे, ऑर्डर्स आने लगे। सारे जजमेंट ऑर्डर्स वेबसाइट पे अवेलेबल होते थे। तो वो चीजें फिर हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाफिज करने के बाद हाईकोर्ट में शुरू हमने किया कि हाईकोर्ट में नाफिज करें। अच्छा, हाईकोर्ट में जैसे हमने नाफिज करना शुरू किया तो यहाँ वकीलों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वकील बुकला हजरात किसी बात को मानने पे तैयार नहीं थी। एक वाकया हो गया था एक जज साहब के साथ और वो जज साहब के साथ ज्यादती की थी। हमने जब उस पर एक्शन लिया वकीलों को तो वकील नाराज हुए, स्ट्राइक हुई और ये वकील साहब चले गए हाई कोर्ट में और उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया और अल्टीमेटली वो मेरा अपॉइंटमेंट इलीगल हो गया। अच्छा, तो मैं बहुत खामोशी से उसी दिन अपनी फाइलें घर ले आया और मैंने कहा बस जो मुझे करना था, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। इसके बाद वकीलों को ये चीज मंजूर नहीं है और कोई और इसमें कुछ इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता। तो दैट्स ऑल, मामला वहीं एंड हो गया। ये कमाल है, हाईकोर्ट ने खुद आपको अपॉइंट किया और खुद उसको इलीगल करार दे दिया। बस वो जजेस वो अलग थे। अच्छा, हर जज की अपनी कितना साल गुजारा आपने 2 साल में से? 1 साल बाकी था मेरा, 1 साल में मैंने काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी सारे पार्ट ऑफ गेम होता है। लेकिन मुझे कोई ना इसमें दुख था ना मुझे हैरानगी थी, क्योंकि यहाँ इसी तरह से होता है कि आप कोई काम करें, आपकी जितनी मुखालफत हो तो आप यकीन रखेंगे आपका काम इतना अच्छा जा रहा है। जी। और जितने लोग फिजिकली भी अगर अपोज कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि लोगों के ऊपर असर हो रहा है। जी। तो ये जो माशाल्लाह आपका अच्छा गुजरा, कभी कभी तो अच्छा आपने ज्यादा सिविल साइड केसेस देखे, क्रिमिनल भी देखे? नहीं, एज ए जज देखे, सिविल जज से लेके और सेशन जज और हाई कोर्ट जज, हर कैटेगरी ऑफ केस पे आपको रहना पड़ता है। जब आप सिविल जज होते हैं तो मजिस्ट्रेट भी होते हैं, जब आप प्रोमोट होकर सीनियर सिविल जज हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट सेशन जज भी होते हैं, जब एडिशनल सेशन जज होते हैं तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं, जब डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं तो सेशन जज भी होते हैं। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप फैमिली जज भी होते हैं, इसके साथ साथ आप रेंट कंट्रोलर भी होते हैं, आप रेंट अपीलेट जज भी होते हैं, आप
कस्टम जज भी होते हैं, मतलब हर किस्म की कैटेगरी ऑफ केसेस हमें डील करने पड़ते हैं। लेबर कोर्ट में चले जाते हैं तो लेबर जजेस होते हैं, कस्टम कोर्ट में चले जाते हैं तो कस्टम जजेस होते हैं, बैंकिंग जज होते हैं। इस तरीके से हर किस्म के केस डील करने पड़ते हैं। आपको ज्यादा मजा किसमें आता था? मुझे मजा तो मेरे ख्याल से है कि हर एक का अपना अपना मजा था। क्रिमिनल केसेस में आप जब केस चलाते हैं और केसेस को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आपको इत्मीनान होता है कि आपने क्राइम की बीट होने के लिए आपने कोई काम किया। जब सिविल का काम आप करते हैं और सिविल का डिस्पोजल करते हैं तो आप समझते हैं कि आपने दो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान एक रेजोल्यूशन करा दिया, आपने जजमेंट दे दिया उनका केस। क्रिमिनल केसेस में तो मौत की सजा लेनी पड़ती है। जी, मौत की सजा तो जब आप एडिशनल सेशन जज या सेशन जज होते हैं तो आपको इख्तियार होता है मौत की सजा। थी मेरे ख्याल में कोई इतना मसला नहीं होता, पार्ट ऑफ गेम होता है। और आप जो कुछ कर रहे होते हैं एविडेंस की बुनियाद पे कर रहे होते हैं और आप एक जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं। जब कानून कहता है आपको कि जुर्म साबित होने की सूरत में और जुर्म साबित हो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो फिर आपको सजा देनी है। आप अगर उसका इंसाफ का तकाजा सजाए मौत देना है तो आप उससे आंखें नहीं मोड़ सकते। या तो कानून में ना हो, कानून बदल दिया जाए सजाए मौत का, तो जाहिर है जजिस पे सजाए मौत ना दे। ये बातें वाकई बात ये समझ नहीं आती। एक बार मैंने अपने मरहूम वालिद साहब से पूछा था ये कि ये जब गवर्नर और प्रेसिडेंट जब वो किसी की मौत की सजा की अपील जब मुस्तरद करते हैं तो फिर नोटिफिकेशन देते गवर्नर इज प्लीज टू अनाउंस। तो मैंने कहा अगला अपनी जानते क्या प्लीज टू अनाउंस। ये बताइए बात समझी थी कि देखें वो इसलिए प्लीज होता है कि उसको मालूम है कि सोसाइटी के लिए बेहतर था। बिल्कुल ये काम ये सजा जो है उस आदमी को दी गई है और किसी मजलूम के साथ भी इंसाफ, मजलूमों को भी इंसाफ मिलाना जी ना। जालिम को सजा दे के मजलूम को भी आप इंसाफ फराहम करें और जालिम को भी आप इंसाफ फराहम करें। वैसे शुमानी साहब कभी कभी डर तो लगता होगा ना दिल में कि मैं किसी को सजा दे रहा हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं। ये देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि गलती का एहसास तो हमेशा रहता है और मैंने जैसा आपसे अर्ज किया कि जजमेंट देते वक्त मेरी ये दुआ होती थी कि अल्लाह ताला अगर इसमें गलती का एहतमाल है और गलती तो ये अपील में ठीक हो जाए। सही। तो आप अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आपकी तमाम कोशिशें, मेहनतें उसके और आपको बताऊं इस्लामिक कंसेप्ट क्या है। काजी को अगर उसने अपनी मेहनत और अपना दिमाग और अपनी सारी काबिशें और कानून का इस्तेमाल पूरे तरीके से किया है और उसका जजमेंट सही है तो उसको 2 नेकियां मिलती है और अगर जजमेंट गलत है तो उसको 1 नेकी मिलती है। अच्छा, उस वक्त भी उसको उसने अपना पूरा माइंड अप्लाई किया हो और बोनाफाइड हो और ईमानदारी से उसने किया हो और किसी को फेवर ना किया हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो और अपने कानून की कोई ऐसा शक ना रह गई हो जिसको आप इस्तेमाल करना चाहिए था और इस्तेमाल नहीं की। मेरे ख्याल आपकी जो बातें हैं यकीन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी वो लोग शब्द सुनेंगे जो कि जजेस हैं या कोई वकील हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ा मतलब कि मैं समझूं कि लम्हा फिक्रिया नहीं है बल्कि ये उनके लिए बड़ा एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल कि अगर नीयत साफ है और मेहनत पूरी है और खुलूस है और कुछ भी नहीं है तो अगर फैसला अगर गलत भी होगा खुदा ना खासा तब भी नेकी तो मिलती है क्योंकि आप इंसान है ना, गलती का एहतमाल तो है आप। जी जी, मतलब कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा जी मैं गलती कर ही नहीं सकता और इसीलिए अपील का प्रोसेस भी मौजूद है कि अगर आपने गलती की है तो अपील में ठीक हो जाएगा।